जिन चीज़ों के लिए गडकरी जी के मंत्रालय की तारीफ़ होती है या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वो भी दावा इस तरह के करती थी। उसके बाद में फिर और दूसरी आगे सरकारें आईं, उन्होंने भी रोड बनाने के दावे किए। इसके बाद ये सरकार तो दावे करने में वैसे भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। उन लोगों ने जो दावे किए, तो कुल मिलाकर ये घाटे के कर्जे की अर्थव्यवस्था जो चल रही है और इसमें सारा देश, देश की सारी आबादी, हमारी हमारी पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी, ये 2 सब पीढ़ी। लोग जो है हाँ, तो ये सब लोग जो हैं, इस कर्जे में दबे हुए हैं। ये जो स्थिति है, तो ये तो बात इस तरह से मैं ना कई अर्थशास्त्रियों से मैं बात करता रहता हूँ, जानने समझने की कोशिश करता हूँ, विद्यार्थी की तरह उनके साथ बैठता हूँ, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का उस तरीके से विद्यार्थी नहीं हूँ, इस तरह पॉलिटिकल साइंस का हूँ या साहित्य का हूँ। तो वो लोग भी इस तरीके से उन्होंने इस बात को नहीं रखा जिस तरीके से आपने आपने रखा। अब यहाँ पे एक दूसरा पहलू इसका सामने आता है। अमेरिका ने भले ही अपनी कारों के लिए सड़कें बनाई हों। अबे एक जी, अमेरिका ने अपने क्रूड ऑयल के लिए कारें बनाई ठीक है। क्रूड ऑयल के और लिए कारें कारों के बनाई, लिए कारों के लिए सड़कें बनाई, हैं? हाँ, बिल्कुल। सड़कें बनाई। लेकिन अमेरिका की सड़कें क्यों इतनी अच्छी हैं और भारत की सड़कें जो कर्जे पे बन रही हैं, क्यों इतनी खराब हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका ये प्रश्न जो है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आप जैसे बंबई जाइए आप। हुँ, अब बंबई तो ऐसा शहर है, इसमें सभी लोग जाते ही आते रहते हैं बंबई। फ़िल्म इंडस्ट्री है और एक ज़माने में भारत की आर्थिक अ, राजधानी भी थी। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मुख्यालय वहाँ बंबई में थे। बंबई की स्थानीय सड़कें सब लोग जानते हैं कि हर साल बनती हैं, हर साल टूटती हैं। और बंबई जो महानगर पालिका है, उसपे किसी भी पार्टी का कब्ज़ा हो, शिवसेना का कब्ज़ा हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, फलाने का हो, ढिमाके-ढिमाके हो, सब लोग जानते हैं कि ये सब लोग रिश्वत खा रहे हैं, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। फिर भी ये सब चलता रहता है, हम सब जानते हैं कि ये हो रहा है, फिर भी चलता रहता है। गाज़ियाबाद में जिस सड़क के किनारे मेरे अपार्टमेंट है, वो सड़क तकरीबन हर साल बनती है, हर साल टूटती है। लेकिन वो एक लगातार उसमें भ्रष्टाचार होता रहता है। अब गडकरी जी जो बहुत इनको शुरू-शुरू में ख्याति प्राप्त हुई, भई उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उन्होंने एक मन बन एक 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 आईएएस अफ़सर से कहा कि अगर तुमने तुरंत मेरा प्रस्ताव नहीं पास किया तो मैं तुम्हें उठा के नीचे फेंक दूँगा वगैरह-वगैरह। इस तरह करके उनकी एक माइथोलॉजी बनी, उनके व्यक्तित्व के आस-पास एक माइथोलॉजी बनी कि ये एक जो है मतलब काम करने वाला आदमी है और उसके में किसी की बाधा बर्दाश्त नहीं करता। विज़नरी आदमी है, संकल्प है, वो देश को सड़कें देना चाहता है। ये सब गडकरी जी की इमेज बनी। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि जो बड़े-बड़े राजमार्ग हैं, वो आज उनका उद्घाटन होता है, महीने 2 महीने में ही वो दशकने लगते हैं। और जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है बहुत बड़ा, पुलों के गिरने के मामले में तो भारत बड़ा नोटोरियस है। बिहार में ही पुल नहीं गिरते, सब जगह पुल गिरते। गिरते स्थिति। तो कनाडा की, अमेरिका की और यूरोप की सड़कें किसी भी मकसद से बनी हों, मकसद तो आपने बिल्कुल स्पष्ट किया, लेकिन कम से कम वे ऐसी सड़कें हैं, जो सामान्य जीवन में ज़िंदा रहने के स्तर को उठाती हैं। अबे जी, मैं इसका आंसर करता हूँ। पहली यहाँ पे बात तो स्थिति ये है। अबे जी। जी, पहली बात तो ये करप्शन का अकेला मामला नहीं है। हुँ, ये टेक्नोलॉजी का डेफ़िसिट का मामला है। अच्छा। भारत में इतना लंबा रोड का नेटवर्क आप बना रहे हैं। हुँ, आप अगले 3 जनरेशन को कर्जे में धकेलने वाले हैं हुँ, या धकेलने की प्लानिंग है। हुँ, कर चुके हैं आप ऑलरेडी और आपका इतना सारा क्रूड इंपोर्ट उन रोडों पे जलने वाला है हर साल। आपको वो करने से पहले एक बड़ा भारत में रिसर्च इंस्टीट्यूट रोड का डेवलप करना चाहिए था। आपको एक रोड यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए थी। अगर आपको लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एक चीज़ है, उसकी फाइनेंसिंग कैसे करेंगे? ये स्टंटबाजियों से थोड़ी कुछ काम होने वाला है। अब आप क्या करा आपने क्या बोला था अपने प्रोग्राम में कि भारत जो मोदी सरकार के मुकुट थे, हुँ, गडकरी जी। अबे जी, वो देश के ऊपर काँटों का मुकुट तो पहना दिया उन्होंने। हुँ, वो 3 जनरेशन तक बच्चे कर्ज़े चुकाएँगी। हुँ, उन कर्ज़ों का मैं असली मकसद बताता हूँ आपको। मकसद क्या असली ऑब्जेक्ट वो बताता हूँ, रियल क्या रिज़ल्ट क्या आएगा। हुँ, जब ये कर्ज़ा भारत के बच्चों पर चढ़ेगा और ये अगले 50 साल तक चुकाएँगे, हुँ, तो उनको क्या नहीं मिलेगा?
उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, उनको अच्छा डिफेंस नहीं मिलेगा, उनको अच्छी आबो-हवा नहीं मिलेगी। सरकार के पास किसी के लिए पैसा ही नहीं होगा। हुँ, वो क्या करेगी? वो गडकरी साहब के नाम पे बिल फाड़ती रहेगी। हुँ, अभय जी, ये आप थोड़ा-सा इसको नैरो तरह से देख रहे हैं। ये करप्शन का मसला नहीं है। ये सोच की लिमिटेशन का मसला है। आपको इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कहाँ है? चाइना में एक कंपनी है, वो चिकन बनाती है। उन्होंने उनका व्यापार थोड़ा-सा बढ़ा, सरकार ने उनको फ़ोर्स किया कि आप पहले एक चिकन यूनिवर्सिटी खोलिए। उनके पास चिकन यूनिवर्सिटी है आज। कैन यू इमेजिन? चिकन की यूनिवर्सिटी। हुँ, आपको पता है चाइना में रेलवे की कितनी यूनिवर्सिटी हैं? हुँ, 22। अपने यहाँ तो एक इंस्टीट्यूट है बड़ौदा में, उसमें लाके लोग पढ़ते रहते हैं, पिटते रहते हैं एक-दूसरे से। आपको अपनी फंडामेंटल अच्छा, उसके पैसे ही नहीं है। हुँ, कोठारी कमीशन ने जो अभी वो कह रहे थे अपने मोहन भागवत जी 6% कम पैसा खर्च होना चाहिए। वो कोठारी कमीशन ने 1966 में बोल रखा है कि 6% ऑफ जीडीपी शुड स्पेंड ऑन एजुकेशन। आपको पता है कितना खर्च हुआ है इस साल का, इस बार का? 2.5% टारगेट था, 1.8 ही खर्च कर पाई सरकार हुँ, जीडीपी का। स्कूल है बंद कर रहे हैं वो, हुँ, शिक्षा खत्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी है नहीं है। भाई जी, ये सब तो आना ही है। अच्छा, अब एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अपन अच्छी रोडें पहले नहीं बना सकते थे? 1951 में जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तब नहीं बना सकते थे? तब अपन ने क्या किया? हुँ, मैं आपको बताता हूँ भाई। उस वक़्त की सरकार के पास भी यही दिक्कत थी कि हम कर्ज़ा लेके रोडें बनाएँ या कुछ और बनाएँ। उन्होंने क्या बनाया भाई जी? उन्होंने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए। उसमें क्या हुआ? बच्चे पढ़ने गए। आज एक एम्स से निकला हुआ बच्चा डॉक्टर बनता है। हुँ, वो जीवन भर कमाता है। हुँ, वो एक छोटे शहर में जाएगा, जैसे भोपाल में गया, उसने अस्पताल खोला एक। उस अस्पताल को इंस्टीट्यूशन बनाया, अकेला काम तो करेगा नहीं वो, और डॉक्टर भी लेके आएगा और नर्सेज़ भी लगाएगा और कंपाउंडर भी लगाएगा। उसने 100 सवा सौ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और जीवन भर उस क्षेत्र में विकास किया। हर इंजीनियर आईआईटी से निकला हुआ है, वो एक कंपनी बनाता है, कंपनी में काम करता है, इंस्टीट्यूशन बनाता है। सेम आईआईएम से निकले हुए व्यापारी लोग एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। हुँ, अबे जी, ये इंस्टीट्यूशन ही इस देश को आगे बढ़ाने वाले हैं, ना कि ईएमआई। सी नेहरू जी ने जो बनाया, या नेहरू ने जो बनाया, उससे आज कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर और कितने आईआईएम के वो निकल के आ गए बाहर। और उससे आपको लेटेस्ट आंकड़ा देता हूं आपको। इस साल का सरकार का जो उन एम्स में पढ़े हुए डॉक्टर, इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर हैं, उनने जो कंपनियों से केवल और केवल सर्विस का एक्सपोर्ट किया है, वो $421 बिलियन है। जो लड़के बच्चे पढ़ के बाहर चले गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने जो पैसा घर भेजा है वो $121 बिलियन है। अबे जी, ये गलत कॉन्ट्रास्ट है। नेहरू ने बनाई, लोगों को दी डिग्रियां, हुँ, और इस रोड मंत्री ने बना के दे दी ईएमआई। हुँ, आप अब ईएमआई, एक डिग्री होती है, वो आपके जीवन को बड़ा बढ़िया बनाती है। आप जीवन भर कमाते हो, दूसरों को खिलाते हो, पूरे परिवार को संभालते हो और एक सोसाइटी को संभालते हो। हुँ, यहाँ पे आप अगले ईएमआई बन गई आपके जीवन से, आप हुँ, टैक्स भरिए, सरकार उसकी ईएमआई से कर्जा चुकाएगी आपकी रोडों का, आपके क्रूड ऑयल का। मैं आपको दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मोदी जी सरकार में आए, उन्होंने कहा ₹65 से रुपया ढीला हो गया। तब 45 55 था, 65 हो गया था। बोले पैसा पतला हो गया, रुपया पतला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छी बात है, उनकी इच्छा भी थी और मैं मानता हूँ उनकी जेन्युइन इच्छा थी कि रुपया बढ़ के ₹35-40 हो जाए। अच्छी बात है, हो जाता तो अच्छा रहता। अब आप बताइए, हर साल आपको 90% क्रूड ऑयल का पैसा फाइनेंस करना है डॉलर में, तो रुपया मोटा कहाँ से हो जाएगा? हुँ, आज ₹100 पे पहुँच रहा है, 97, 90, 100, 100 के आस-पास। मैं आपको बता रहा हूँ अगले 5-10 साल में ये 120, 125, 150, क्योंकि आपको कर्जा डॉलर में लेना है हर साल। हुँ, हुँ, तो डॉलर तो, रुपया तो पतला होने से रहा, आपको पतला ही होने वाला है हुँ, और वो कर्जा आपको चुकाते जाना है। ये परपेचुअल है अभय जी, ये जीवन पर्यंत है। जैसे हुँ, एम्स से निकला हुआ डॉक्टर, आईआईएम से निकला हुआ एंटरप्रेन्योर, आईआईटी से निकला हुआ इंजीनियर, जीवन भर निकल रहे हैं उसमें से। कोई कर्जा तो नहीं देना उनको। सरकार ने उसी टैक्स पेयर के पैसों से वो सब बने। आज कोई ईएमआई नहीं भर रहे हैं वो लोग, दूसरों की ईएमआई चुका रहे हैं वो, खुद भी चल रहे हैं। यहाँ पे आपने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आप खुद भी ईएमआई चुकाओगे, आपके बच्चे भी ईएमआई चुकाएँगे, उनके बच्चे भी चुकाएँगे और जीवन भर चुकाते रहेंगे। अपन गलत
ड्रेस में चले गए। हम्म, अपन को इस तरह से दूसरों की कॉपी करके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए था। 1997 में साउथ एशियन इकोनॉमी जो थी वो सब इसीलिए कोलैप्स करी थी कि उन्होंने दूसरी कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉपी करके अपने यहाँ जिन इंफ्रास्ट्रक्चरों की जरूरत नहीं थी वो सब बना लिए और हम बेसिक चीजें खा गए। हम्म, अब आप ऐसे तो अभय जी मेरे पास 8-10 सेक्टर हैं हम्म, जिन पे आप कॉन्ट्रास्ट देखोगे तो वी आर फिनिश्ड। हम्म, ये तो एक रोड का सेक्टर है। व्हाट अबाउट एयरलाइंस? हम्म, अपनी 11 एयरलाइन थी आज से कई साल पहले, आज कितनी एयरलाइंस बची हैं? हम्म, 3। हम्म, मतलब आप एक एक विश्वगुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं। अपन एयरलाइंस पे किसी और दिन बात कर लेंगे। हम्म, बट खत्म खत्म। आप एयरलाइन नहीं है आपके पास खुद की अपनी स्ट्रॉन्ग एयरलाइन बिना सी आज दुबई है भाई, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। किस कारण से है? उसके पीछे फंडामेंटल कारण एक ही है, एयरलाइन। हम्म, दुबई बनाने के टाइम पे वहां के रूलर ने और पॉलिसी मेकर ने जो डिसाइड किया कि यहाँ पे हमें टूरिस्ट बुलाना है। उन्होंने कहा टूरिस्ट रेल से नहीं आ सकते, टूरिस्ट रोड से नहीं आ सकते, टूरिस्ट पानी के जहाज से नहीं आ सकते। हमें हम्म, टूरिस्टों को लाने के लिए एक बहुत हवाई बड़ी जहाज एयरलाइन, चाहिए। हवाई जहाज चाहिए। और बहुत अच्छे क्वालिटी का हवाई जहाज चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के एयरपोर्ट चाहिए जो एक एक्सपीरियंस दुबई का पूरी दुनिया को दे सके। आपकी दुबई की यात्रा दुबई आने के बाद शुरू नहीं होती धक्के खाने से। वो एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट खरीदनी शुरू होती है। हम्म, फिर वो आपको पूरा एक एक्सपीरियंस देते हैं। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है एयरलाइंस का। हवाई जहाज में खाना अलग मिलता है। जब आप लैंड करते हो तो अलग फैसिलिटीज मिलती है। आपको एक विजन चाहिए पूरा। दैट इज हाउ इकोनॉमीज आर क्रिएटेड। कर्जे पर नहीं बनती इकोनॉमी हम्म, कि आप तो बस कर्जा लेके चले गए। और अच्छा, दूसरा एक और करप्शन की बात कर रहे हैं भाई। ये इसमें करप्शन नहीं है भाई। इसको आप दूसरी तरह से देखिए। आज जो भी रोड है, आज 10,000 करोड़, मुझे लगता है सरकार ने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्चा से ज्यादा ऊपर कर चुका है रोडों पे। हम्म, अच्छा हाँ, एक और चमत्कारी चीज है भाई। एनएचएआई की जितनी खर्चे हैं वो ऑफ द बजट है। उनका बजट में मेंशन ही नहीं है। तो एनएचएआई जितना कर्जा ले रहा है वो सब बजट में डिस्कस ही नहीं है। हम्म, उनका कोई वो एंट्री नहीं है। ऑफ बजट, ऑफ बजट वो है, वो बोरिंग। भगवान जाने उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, बट उन्होंने उसको ऑफ बजट बोरिंग कर दिया है। और भारत सरकार ने कहा हम गारंटी भी करेंगे। एनएचएआई ने कहा वी विल गारंटी इट ऑल्सो। आप सॉवरेन गारंटी दे रहे हैं और बजट से ऑफ है। वाह, हम्म, एक अलग ही चमत्कार है जी। एनीवे, वो हम्म, एक अलग डिस्कशन का मुद्दा है। अब आते हैं अपन अभय जी, हम्म, किस तरह से ये फाइनेंसी और उसकी बात करें अपन, करप्शन की। अबे जी, आप 50,000 करोड़ रुपए खर्चा है, आपने रोड बनाने वाले को तो आज ही दे दिया। ठीक है, कर्जा लेके दिया, देश के ऊपर कर्जा चढ़ा, भारत की जनता कर्जा चुकाएगी, ठीक है। लेकिन आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को तो आज ही दे दिया 50,000 करोड़ रुपए, या 10 कॉन्ट्रैक्टरों को। उन कॉन्ट्रैक्टर के पास कैपेसिटी नहीं थी, आपने उनको ओवरबर्डन कर दिया। एक एक कॉन्ट्रैक्टर की ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक से भरी हुई है। एक कॉन्ट्रैक्टर को, उस बेचारे को 5-5 काम करने पड़ रहे हैं एक टाइम पे। उसके पास एक 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 ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी होती है 5% 7% ग्रोथ की। उसके हिसाब से वो ग्रो करता है वगैरह। आपने किसी चीज का कोई कैलकुलेशन नहीं किया। आपने बस तू एक ले ले बेटा, दूसरा ले ले, तीसरा ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले। फिर वो पंखा लगा लगा के रोड़ा सुखा रहा है क्योंकि उसको दूसरी, उसका कारण क्या है? आप देखो ना, पंखा लगा के रोड़ा क्यों सुखाई बेचारे गरीब ने? उसकी मजबूरी थी भाई, उसको सारी मशीनें दूसरी साइड पे पहुंचानी है। अब वो टाइम लग रहा है, उसमें पानी गिर गया या कुछ और बात आ गई तो उसको लग रहा है पंखे से लगा के सुखा दें अपन, तो सारे जो बड़े बड़े रोड रोलर वगैरह दूसरी साइड पे ले जाए, वहां भी रोड बनानी है। उसको बेचारे तो मजबूरी है ना। भाई जी, बहुत बड़ा नॉन थिंकिंग का ये नतीजा है।